मैं रवि कुमार। स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। उत्तर प्रदेश के जो एसएससी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का जिस ढंग से बिहार में कर्मचारी चयन आयोग है या फिर झारखंड का कर्मचारी चयन आयोग है, तो यूपी के कर्मचारी चयन आयोग को यूपी ट्रिपल एससी कहा जाता है। वहाँ पर जो भी नए विज्ञापन आएंगे, अब उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी अब कुछ अलग तरीके से होगी। ठीक है, उसके लिए अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कि जो प्रीलिम्स को आप अलग कर सकते हैं, यहाँ पर जिस ढंग से सीटेट वगैरह होता है ना, नेट सीटेट अर्हता आपको प्राप्त कर लेनी है, फिर डायरेक्ट जो है कई परीक्षाओं में हो सकता है कि आपको मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट बैठने का अवसर मिले। इस संदर्भ में जो भी सिलेबस हैं पेट के, उसे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल उन्हीं पदों पर चयन के लिए प्रभावी होगी जो भविष्य में विज्ञापित किए जाएंगे। यानी कि जो प्रक्रिया भी चल रहे हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहिए। भविष्य में अगर बिहार और झारखंड के अभ्यर्थी भी देना चाहते हैं इस परीक्षा को तो दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60% आरक्षण है और बाकी 40% ओपन है, जैसा कि बिहार में है या झारखंड में। जैसा कि अब नई जो नियोजन नीति को समाप्त करने के बाद अब जो सिचुएशन हो गई है उसी ढंग से यूपी में भी है, इसलिए बिहार और झारखंड के अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं। जिनको इच्छा है सिलेबस को देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ। सचिव प्रवीर कुमार का यह कहना है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण यह ध्यान रखते हुए किया गया है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों के स्मरण शक्ति का परीक्षण ही न हो, बल्कि तर्क और तर्क शक्ति, उसकी समझ और विवेचन क्षमता का भी परीक्षण हो जाए। अब चलिए पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन के जो 9 शैक्षणिक विषय हैं, लगभग हर विषय को शामिल किया गया है। और जो पहली बार शामिल किया गया है वह है सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी पर तो सेंट्रल सीजीएल में विवाद चल ही रहा है, आईएएस सेट में भी विवाद चला था, जब हटाया गया तो विवाद शांत हुआ है। तो एक और तो सिविल सेवा में हिंदी माध्यम के छात्रों का प्रतिशत गिरता जा रहा है। अब सीजीएल में भी इधर जो रिजल्ट आए हैं पिछले 1-2 वर्षों में, वहाँ पर भी हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन अत्यंत कम हो रहा है और उसके कारण भी बताए जा रहे हैं कि अंग्रेजी के सवालों के कारण, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि या सरकारी विद्यालयों से पढ़ते हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत मजबूत नहीं होती और वो अंग्रेजी में उलझ कर रह जाते हैं। जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्र जो शुरू से अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए हैं, उन्हें यह बहुत ही आसान लगता है और बिना विशेष तैयारी के वो अच्छे स्कोर कर जाते हैं। तो अगर अंग्रेजी को सरकार को अनिवार्य करना है तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी की व्यवस्था विशेष रूप से होनी चाहिए, अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि फिर जो अभ्यर्थी हैं उनके पास शिकायत का मौका नहीं रहे। खैर, देखा जाए कि इसमें क्या क्या आपके सिलेबस हैं, तो इसमें पहला भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में आप रख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक शामिल किया है। मध्यकालीन और प्राचीन भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन से पहले, इट मीन्स 1857 से पहले का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भूगोल तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था है। इतिहास और अर्थव्यवस्था की कक्षाएँ जो हैं, क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल रेनेश आईएएस पर दिए जा रहे हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन दोनों को दिया गया है। उसके अलावा सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी से हो जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक अंक गणित और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य हिंदी में अंग्रेजी से डरने की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि कुल 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और हिंदी से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम वालों को हिंदी में समस्या आएगी। अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो अंग्रेजी में आ रहे हैं तो आपको समस्या तो। और इन सभी के अलावे जो आपके 5 सवाल होंगे तर्क और तर्क शक्ति से होंगे। समसामयिक जागरूकता पर जो होंगे आपके 10-10 प्रश्न होंगे और अपठित हिंदी गद्यांश के विवेचन और विश्लेषण आधारित 10 प्रश्न होंगे। ये हिंदी माध्यम वाले बहुत सरलता से बना लेंगे।
2 ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण आधारित 10 प्रश्न होंगे, इसके लिए मैथ्स स्टैटिस्टिक्स अच्छा रहना चाहिए। 2 तालिकाओं की व्याख्या और विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे, ये भी ईजी हैं। इसके अलावा इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसका सामान्य सा अर्थ है कि जो हिंदी और अंग्रेजी होगा वो सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10th लेवल का होगा, और इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था वगैरह जो होगा वो आपका 12 लेवल का होगा। सिलेबस काफ़ी अच्छा है, जो भी आप समान रूप से बिहार झारखंड के लिए तैयारी करते हैं वो सारे आएंगे। अगर किन्हीं का जिन्हें भी इच्छा है इस आयोग के परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, उसका तैयारी जरूर। अब चलिए बात करते हैं सेंट्रल सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं प्रत्येक वर्ष, वहाँ क्या विवाद चल रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य होने और चयन में अंग्रेजी के अंक को मेरिट में शामिल किए जाने से हिंदी पट्टी के छात्रों की राह अत्यंत मुश्किल हो गई है। सीजीएल परीक्षा में मध्य क्षेत्र के छात्रों का चयन जहां 10% से भी कम है, मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार होता है, ध्यान रखिएगा एसएससी में, और उत्तरी क्षेत्र जो होगा दिल्ली होगा। वहाँ आधे से अधिक पदों पर दिल्ली क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो पदों पर कब्जा कर ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंग्रेजी अनिवार्य होने और चयन में अंग्रेजी के अंकों को जोड़े जाने के चलते हिंदी पट्टी के छात्रों का चयन कम है, और दिल्ली और आसपास के कॉन्वेंट में पढ़े बच्चे आधे से अधिक पदों पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब सा तर्क है, क्योंकि कॉन्वेंट सिर्फ दिल्ली और आसपास में नहीं है, इधर भी हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि उधर सघनता अत्यधिक है। इंग्लिश मीडियम, जैसे कि सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था है, ये शायद बिहार और उत्तर प्रदेश में करनी होगी, अन्यथा इस ढंग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही। मध्य क्षेत्र एसएससी के सीजीएल परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड 2 जैसे पदों पर नियुक्ति होती है। एसएससी के लिए जो भी मार्गदर्शन वाले कोचिंग करने वाले हैं उन सभी का यही कहना है कि चयनित अभ्यर्थी एक प्रमोशन के बाद केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सीजीएल से जाते हैं एक प्रमोशन के बाद वो काफ़ी अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं। उनका कहना है कि यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, यहाँ से पढ़कर एसएससी की सीजीएल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हिंदी माध्यम के होते हैं। अनिवार्य अंग्रेजी के अंक चयन में शामिल होने लगे हैं, तो हिंदी पट्टी के छात्रों को भारी नुकसान होता है। देखिए अभ्यर्थियों का क्या कहना है। एसएससी प्रतियोगियों का यह कहना है कि जो हिंदी पट्टी एवं दूसरे राज्यों के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, केंद्रीय सेवा में बराबर का महत्व मिले, इसके लिए सीजीएल में अंग्रेजी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। इनकी मांग भी सही है, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा है वो भारत के हैं, चाहे तमिल हो, हिंदी हो, बंगाली हो या उड़िया हो, उन्हें भी महत्व मिलना चाहिए। और इधर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार, यूपी, झारखंड इत्यादि के अभ्यर्थियों का चयन और प्रतिनिधित्व सीजीएल में मिले, इसलिए अंग्रेजी के अंक के चयन को मेरिट लिस्ट में जोड़ने से रोकना होगा। इसे मात्र क्वालिफाइंग रखने से ही यह संभव है। उन्होंने बताया कि हिंदी माध्यम के छात्रों को जहां अंग्रेजी में कम से कम 25 से 30% अंक का नुकसान होता है, वहीं अंग्रेजी माध्यम के छात्र अंग्रेजी के कारण ही 70-80% अंक लेकर चयनित हो जाते हैं। यह तो विचार का विषय है और इस पर सरकार ही कुछ कर सकती है। हालांकि अंग्रेजी के कारण सिविल सेवा में भी हिंदी माध्यम के छात्रों को कई बार नुकसान हुआ है। यह समाचार भी उत्तर प्रदेश आयोग के अंग्रेजी वाले मुद्दे पर ही है, इसे आप पढ़ सकते हैं। यह न्यूज झारखंड से है। वर्ष 2014 में हटाए गए 42 दरोगा, सार्जेंट और कंपनी कमांडरों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल करने का आदेश झारखंड सरकार को दिया है। आपको पता है कि इनको हटा दिया गया था
और उसके बाद नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन जस्टिस एस नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, अतः निकालना उचित नहीं होगा। झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता तपेश कुमार सिंह ने पैरवी की थी। प्रतिवादियों की ओर से पारिजात किशोर और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा था। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने हटाए गए दरोगा को बहाल करने का आदेश दिया था, यानी कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। वर्ष 2008 में सरकार ने दरोगा कंपनी कमांडर सार्जेंट के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। वर्ष 2020 में तीनों श्रेणी के 384 अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति की गई थी। फिर उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा गया था और पदस्थापित भी किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में नियुक्ति में अनियमितता बताते हुए 42 दरोगा की सेवा समाप्त कर दी थी। उनकी जगह पर संशोधित मेरिट लिस्ट में शामिल नवचयनित अभ्यर्थियों को बहाल किया गया था। हटाए गए अभ्यर्थियों ने सेवा समाप्त करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां जीत मिली, लेकिन अपील याचिका के कारण सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। अब देखिए, जो बाद में बहाल हुए थे उनके साथ सरकार का क्या निर्णय रहता है उनके लिए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार उन्हें भी नहीं हटाना होगा, तो पदों का सृजन झारखंड सरकार को करना पड़ सकता है। झारखंड सरकार को निर्णय लेना है कि अब सही नियमावली के आधार पर नियुक्ति करे, ताकि कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचे, क्योंकि लगभग यहाँ की हर परीक्षाएं जो हैं कोर्ट में पहुंच जाती हैं, जिससे एक तो बहुत ही विलम्ब होता है नियुक्ति में, और दूसरा नियुक्ति हो जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहता अभ्यर्थियों को कि उन्होंने जो पद प्राप्त किया है वह सुरक्षित है या नहीं। एक तरह से अनिश्चितता होती है। बहुत लोगों के साथ अन्याय भी हो जाता है, गलत नियमावली के कारण गलत लोग नियुक्त भी हो जाते हैं। इसलिए सरकार और उनके अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि सही तरीके से नियमावली को निर्माण किया जाए, ताकि किसी भी तरह से बाद में विवाद न हो और कोर्ट तक मामला पहुंचे और यथाशीघ्र नियुक्ति हो सके। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। धन्यवाद।